Assalamu alaikum. Welcome back to K-Days classes of Logit. अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है एथिक्स, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ। तो लॉगेट के हवाले से इसको हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट्स। पहली बात तो ये कि जितने भी इस वक्त आपने कैनन्स पढ़ने हैं ना और एटिकेट्स ऑफ एडवोकेट्स पढ़ने हैं, ये आपने सिर्फ पढ़ने की हद तक याद रखने हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास पोर्शन ए, पार्ट ए, कंडक्ट विद रिगार्ड टू अदर एडवोकेट्स। और इसमें हम देखेंगे डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन, जो एडवोकेट की ड्यूटी होती है और जो आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है। सब डिग्निटी एंड हाई स्टैंडिंग ऑफ हिज प्रोफेशन, किसी भी तरह से आपने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़नी होती, कोर्ट का डेकोरम नहीं छोड़ना होता, जो आपने यूनिफॉर्म पहना होता है वो आप पे ड्यूटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 135। एन एडवोकेट शैल नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स। यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि जो भी आप यहाँ पढ़ेंगे वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में नहीं हो रहा। आप जिस मर्जी एडवोकेट को देख लें, आजकल एडवोकेट्स टिकटॉक भी बना रहे हैं और सिर्फ क्या कहते हैं, एजुकेशनल बेसिस पे नहीं, और भी बड़ी तरह की टिकटॉक्स बन रही हैं। तो ये जो आपका 35 है, ये डील करता है नॉट सॉलिसिट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनी अदर मीन्स। इसी से नीचे अगर आप लाइन में देखें तो आपके पास होगा प्रोफेशनल कार्ड्स, नेम प्लेट्स और कन्वेंशनल लिस्टिंग इन डायरेक्टरीज। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास an advocate shall not employ any other person to solicit or obtain professional employment। और इसी में मैंने एक लाइन हाईलाइट की हुई है, nor shall he aid or abet an unlicensed person to practice law or to receive compensation। आपको पता होगा 2022 में ऑल ओवर पंजाब आपके पास एक लिस्ट आई होगी। अभी जो बच्चे तो चले जो न्यू है उनका तो नहीं आइडिया होगा, लेकिन अगर यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने लॉ गेट दोबारा देना है या जिसकी थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट है, तो उसमें आपके पास होगा, आपको पता होगा कि जो लिस्ट आई थी उसमें उन्होंने जाली वकला को पकड़ा था। वही लोग जो हमारे दरमियान बैठकर वकालत कर रहे होते हैं और हमें नहीं पता चलता। वो हम इसलिए, एक तो पहली बात ये कि जब आपके पास कोई न्यू जूनियर्स आते हैं तो आप उनके या तो डीएमसी चेक किया करें या उनके यूनिवर्सिटी कार्ड चेक किया करें। और आजकल तो माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी बहुत इन है, तो इसलिए ये चीज़ें कुछ पता चल जाती हैं। ठीक है। पहला दौर मैनुअल था, जिसमें आपके पास मैनुअल काम हो जाता था लिखना, क्योंकि आपको पता है क्यों सहूलत आ गया पंजाब बार की तरफ से। जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं करते तब तक आपको अथॉरिटी नहीं मिलती, मेंबरशिप नहीं मिलती। और अगर आपको मेंबरशिप मिल जाती है और आपके पास क्यों सहूलत पे रजिस्टर नहीं करते, तो उससे ये होता है कि फिर आप वोट नहीं डाल सकते। आपको पता ही होगा कि जनवरी में इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपने वोट डालना है। वोट डालने के लिए आपको क्यू सहूलत में रजिस्टर्ड होना जरूरी है, ठीक है। 137 डील करता है एन एडवोकेट शैल नॉट कम्युनिकेट अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी विद ए पार्टी रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट। यहाँ पर एक और भी आपके पास सेक्शन आएगा जिसमें कहा जाएगा कि जी एक एडवोकेट अगर अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा है तो वो दूसरे एडवोकेट से लड़ नहीं सकता, ठीक है। हमें ये चीज बिल्कुल अर्ली स्टेज पे सीनियर समझाते हैं कि बेटा आप लोगों ने आपस में केस करना है, जायदाद नहीं बांटनी जो आप लोग एक दूसरे से जाति दुश्मनी मोल लेके बैठ जाए।
वकील और वकील का रिश्ता वकील जैसा ही होना चाहिए। पार्टी अगर आपस में लड़ती है तो उसमें वकील का कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 138। An advocate shall not, in the absence of the opposing counsel, communicate with or argue before a judge or judicial officer except in open court. यहाँ पर आपके पास 2 से 3 एमसीक्यूज बनते हैं। सबसे पहला एब्सेंस, दूसरा ओपोजिंग काउंसिल और तीसरा आ जाएगा आर्ग्यू बिफोर ए जज और जुडिशियल ऑफिसर। ठीक है, इसी की नेक्स्ट लाइन देखें। द रूल शैल नॉट अप्लाई टू एक्स पार्टी मैटर्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स नॉट सब जुडिस बिफोर द जज और जुडिशियल ऑफिसर कंसर्न। ये भी आपकी एमसीक्यूज की लाइन है। जो जो आपको यहाँ पे हाईलाइट नजर आ रहे हैं, अगर आपने अपनी स्क्रीन पे भी पीडीएफ ओपन किया हुआ है या कैनन्स ओपन किए हुए हैं तो उनको हाईलाइट कर लें, अदरवाइज ये लेक्चर आपको वीडियो में रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। 139 है, वो डील करता है एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज ए कोलीग अनलेस द ड्यूज ऑफ द एडवोकेट फर्स्ट रिटेन्ड आर पेड। ठीक हो क्या? इसमें a client's proffer of assistance of additional advocate should not be regarded as evidence of want of confidence, but the matter should be left to the determination of the client. तो यहाँ पर आपके पास जो मेन लाइन आ रही है वो है एन एडवोकेट शुड डिक्लाइन एसोसिएशन एज ए कलीग unless the dues of the advocate first retained are paid. 140 है हमारे पास, क्लाइंट्स नॉट एडवोकेट्स आर द लिटिगेंट्स। ये वाली लाइन थी जिसमें मैंने आपको पहले डिस्क्राइब कर दिया कि वकील आपस में लिटिगेंट्स नहीं है, क्लाइंट्स है। तो आपने क्लाइंट्स की बेस पे लड़ना नहीं है। समटाइम होता है कि स्टूडेंट्स जो है। ऑल राइट, लारैब सिर्फ आपको स्लाइड शो नहीं हो रही या बाकी सब भी किसी को स्लाइड नहीं शो हो रही? एक सेकेंड बता। अब शो हो रही है? ऑल राइट, ओके ओके ओके, थैंक यू। अच्छा जी, ये मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा ये बता देती हूँ। 134 135 हमने पढ़ लिया है, 136 भी हमने पढ़ लिया है, 38 हम अब आ गए थे 140 पे। और यू वेलकम। नेक्स्ट है आपके पास 141। No division of fees with any person or legal services is proper except with another advocate based upon the principle of division of work as expressed in the agreement between the advocates. क्लियर कट के फीस की डिवीजन नहीं होती। ठीक है, अगर आप एज फर्म काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सैलरी पे रखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एक चैम्बर में हैं तो वहां पर आप अपने किसी सीनियर के साथ या किसी जूनियर के साथ जो है वो फीस को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर कर भी रहे हैं तो वो फिर आपके टर्म्स पे, खुद के जो बनाए हुए आपके टर्म्स होंगे उन पे होगा, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं। बाकी प्रैक्टिस में अगर आप में से कोई बच्चे प्रैक्टिस में हैं या जिन्होंने कचहरी ज्वाइन कर लिया तो उन्हें पता होगा कि जब आपने फीस लेनी होती है तो आपने एक पार्ट जो होता है वो मुंशी के लिए भी लेना होता है। जो आपके क्लर्क्स होते हैं या जो आपके मुंशी होते हैं आपने उनके लिए भी लेना होता है, और वो आप डायरेक्ट पार्टी से ही दिलवाते हैं, अपनी जेब से नहीं देते। ऑलराइट, नेक्स्ट है 142। सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं आपको करिकुलम दिखा दूं। करिकुलम में आज हमारे पास है एथिक्स, जुरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ। एथिक्स में है हमारे पास कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट्स एंड एटिकेट ऑफ एडवोकेट्स, चैप्टर नंबर 2, रूल 134 टू 175 बी। ये है आपके पास, ये आपको हाई कोर्ट की वेबसाइट से भी मिल जाएगी, पंजाब बार की वेबसाइट से भी मिल जाएगी। आप इसको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप किसी सीनियर के पास मौजूद हैं तो डेफिनेटली ये बुक
या ये कोड जो है उनके टेबल पे मौजूद होगा। पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स रूल्स 1976, ये 10 मार्क्स के आपके 10 एमसीक्यूज इसमें से आने हैं और चैप्टर नंबर 12 है। इधर उधर से जो एमसीक्यूज आपको मिल रहे होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में या किसी और सोर्स से, तो जब भी आप एमसीक्यूज करें एटलीस्ट, मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, फिर बच्चे आ जाते हैं मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, आप लोग सिलेबस को चेक ही नहीं करते और मुंह उठा के याद करना शुरू कर देते हैं। तो मैं बार बार कहती हूँ, जब भी आपको ऑनलाइन जो एमसीक्यूज मिल रहे होते हैं उनको क्रॉस चेक जरूर किया करें, बेरेक्ट को जरूर खोला करें। आगे चलते हैं। Subject to the precedence of the Attorney General and the Advocate General as established by constitutional usage and practice, it is the duty of advocate to maintain and uphold the order of precedence in accordance with the role of advocates maintained by the Bar Council. Junior and younger members should always be respectful to senior and elder members. अभी हमारा इलेक्शन सीजन चल रहा है, ठीक है। आप लोग को आइडिया होगा जो लोग कचहरी जा रहे हैं, हर 2 मिनट बाद कोई ना कोई ग्रुप आपके पास आता है वोट मांगने के लिए। आपने अपना माइंडसेट तो बनाया होता है कि हमने किसको वोट देना है, या अगर आप अपने अपने ग्रुप के साथ, अपनी पार्टी के साथ बहुत सिंसियर है तो डेफिनेटली आपने उसी को ही देना है। लेकिन रिस्पेक्ट एलिमेंट कहाँ पे आता है कि जो भी आपके पास आ रहा है आपने उससे मीट एंड ग्रीट करना है। आपने उसके मुंह पे ये नहीं कह देना नहीं जी हमने नहीं आपको देना, या हमें आपसे ये इश्यूज है। अगर आपको किसी से कोई इश्यूज हैं तो बैठ के बात किया करें, ठीक है। बात करने से इश्यूज क्लियर होते हैं, बात करने से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती है। मैं हमेशा कहती हूँ जो थर्ड पर्सन होता है ना वो हमेशा शैतान होता है। तो जो थर्ड पर्सन आपको आके बातें बताता है कि आपके सीनियर ने ये किया या आपके जूनियर ने ये किया, तो बजाय आप उस पर फौरी कोई एक्शन लें, आप बैठ के बात करें। नेक्स्ट है हमारे पास 144, where more than one advocate is engaged on any side, it is the right of the senior member to lead the case and the junior member should assist him unless the senior so wants. अच्छा, जो अभी के स्टूडेंट्स हैं हमारे 5 इयर्स के, 3 इयर्स में तो जॉबियंस भी थे, सेल्फ सपोर्टिंग भी था। 5 इयर्स में जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो एस्पिरेंट्स आते हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स आते हैं, उनका वो एक फेरी टेल लाइफ में से आते हैं। हम कचहरी जाएंगे, हमारे पास 10-12 फाइल्स होंगी, हम पेश होंगे, हम बड़ी बड़ी फीसेस लेंगे और हम एडवोकेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। फेरी टेल से बाहर निकले, दुनिया में आए, रियलिटी को फेस करें। आपको मुंशी बनना पड़ता है, आपको वकालतनामे फिल करने पड़ते हैं, आपको टिकट्स लेने पड़ते हैं, टिकट कहाँ से मिलने हैं ये देखना पड़ता है, कोर्ट्स को देखना पड़ता है कौन से जज की कितनी पावर है। ठीक हो गया। पावर से रिलेटेड हम ऑलरेडी सीपीसी पढ़ चुके हैं और उसके अलावा सीआरपीसी पढ़ चुके हैं जिसमें आपके पास पावर्स मौजूद है। सीआरपीसी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें इनहेरेंट पावर्स का चैप्टर था जो हमारा सिलेबस में नहीं था, ठीक है। तो मैंने उसमें आपको कहा था कि प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में हो, तो फिर आपने उसको लाजमी पढ़ना है, अदरवाइज लॉ गेट में उसकी जरूरत नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे पोर्शन आ गया हमारा पार्ट बी, कंडक्ट विद रिगार्ड टू क्लाइंट्स। पहले आपने पढ़ा एडवोकेट्स, अब आपने पढ़ना है क्लाइंट्स, ठीक है। 145 रूल है, एन एडवोकेट shall not acquire an interest adverse to a client in the property or interest involved in the case। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 146 है, एन एडवोकेट shall not accept employment adverse to a client or former client। यहाँ पे आपके पास जो एमसीक्यूज बन रहे हैं ना, उनको मैंने ये शॉर्ट शॉर्ट से हाईलाइट किए हुए हैं जिनको मोस्टली आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले shall not accept में आ जाएगा, जहाँ पे shall आता है वहां पर ऑर्डर होता है, ठीक है। ये आपके जो सीपीसी और सीआरपीसी के 2023 के जो थे क्वेश्चंस लॉग एट में, उसमें ये पूछा गया था शेल नॉट और शेल बी और शेल मे नॉट और मे नॉट बी, ठीक है। तो ये चीजें इनको ध्यान रखा करें।
नेक्स्ट है हमारे पास 147. An advocate shall not accept professional employment without first disclosing his relation, if any, with the adverse party and his interest, if any, in the subject matter of such employment. यहाँ पर आपके पास बन रहा है without first disclosing his relation. अक्सर ये चीज देखी जाती है जी, जैसा अब ये तो हमारा पर्सनल केस है, तो पर्सनल केस करते करते बैकडोर ताल्लुकात जो होते हैं ना, वो डेवलप हो जाते हैं. नेक्स्ट 748. एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट. सिंपल लाइन है, ये एज इट इज आ जाएगी, इसका रूल पूछा जाएगा 148. 149. An advocate shall not himself or in benami purchase any property at a profit, foreclosure or judicial sale in an auction or proceeding in which such, nor shall he accept the whole or part of the property in respect of which he had been engaged to conduct the case in lieu of his remuneration or as a reward or bounty. यहाँ पर आपके पास जो एक्सक्यूज आ रहा है वो है रिवार्ड और बाउंटी. एज इट इज इतना बड़ा नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट हमने लगाए हैं, मार्क किए हैं, वो पास पेपर से रिलेटेड. ठीक है. 150 पे है, एन एडवोकेट शैल नॉट कमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ क्लाइंट विद हिज ओन एंड शैल प्रॉम्प्टली रिपोर्ट टू द क्लाइंट द रिसीव्ड बाय हिम और ऑफ एनी मनी और अदर प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच क्लाइंट. सिंपल सिंपल से हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल वाला काम नहीं है, कोई इसमें टेक्निकल काम नहीं है. यही चीजें आप एलएलबी में पढ़ के आए हैं, लेकिन बात फिर वो होती है जब आप सिर्फ एलएलबी में पढ़े होते हैं तो आप पेपर के लिए पढ़े होते हैं. ऑलराइट, आप लोग इसलिए नहीं पढ़े होते कि आपने हमसे कुछ भी देने हैं. तो अगर किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं. ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं. An advocate shall not advise the commencement of prosecution or defense of case unless he has been consulted in reference thereto, except when his relation to a party or to the subject matter is such as to make proper for him to do so. इसमें मेन चीज है commencement of prosecution or defense. ये आपके पास दो एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, एक सिंगल भी पूछा जा सकता है और साथ में रूल भी पूछा जा सकता है. ऑलराइट. 152 है, an advocate in his professional capacity shall not advise the violation of any law. जब आप काले कोट में होते हैं, जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं, तो फिर आप पे ये ड्यूटी होती है कि आप किसी भी तरह की वायलेशन ना करें. It is the right under 153 of an advocate to undertake the defense of a person accused of crime regardless of his personal opinion. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास इन फिक्सिंग फीस. ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको आपकी प्रैक्टिस में भी बहुत काम देता है. इन फिक्सिंग फीस, advocate should avoid charges which overestimate their advice and service as well as those which undervalue them. ठीक हो गया. एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया इन रिस्पेक्ट ऑफ विडोज एंड ऑर्फन्स ऑफ एन एडवोकेट, ऑल एडवोकेट शैल असिस्ट देम फ्री ऑफ चार्ज. देखें, एहतराम में, अदब में, इंसानियत के नाते हम लोग ये काम खुद तो करते ही रहते हैं. ठीक है, कि कोई बेवा औरत आ जाती है, कोई ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, वो फीस नहीं पे कर सकते, या उनका कोई और मैटर होता है, तो इंसानियत के नाते हम लोग उन पे तरस खा के कर देते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमारा कोड है वो हमें इस चीज के लिए पहले से ही तैयार करता है. अब आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी एलएलबी में पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आज उन्हें ये पता चल रहा होगा कि हमारे कोड में ये भी लिखा हुआ है. ऑलराइट. तो ये नुकसान होता है जब आप बेरेक को या जो आपका टेक्स्ट होता है उसको नहीं पढ़ते और सिर्फ आप असाइनमेंट्स पे या जो रेडीमेड बुक्स हैं उन पे काम कर रहे होते हैं. In determining the amount of fee, it is proper to consider number one, the time and labor required, number two, advocate's appearance for others in case, number three, customary charges of the bar for similar services,
4 पे आ जाएगा अमाउंट इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी एंड द बेनिफिट्स रिजल्टिंग टू द क्लाइंट फ्रॉम द सर्विस। नंबर 5 पे है कॉन्टिजेंसी ऑफ द सर्टेनिटी ऑफ द कंपनसेशन। और 6 पे है करेक्टर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ये सारी चीजें आपने बदल नजर रखनी है जब भी आपने फीस पे काम कर रहे होना है। इन फिक्सिंग फीस इट शुड नेवर बी फॉरगॉटन दैट द प्रोफेशन इज अ ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड नॉट ए mere money making trade. All right. अच्छा जी। नेक्स्ट है हमारे पास controversies with clients concerning compensation are to be avoided by the advocate or so far as shall be compatible with his self-respect and with his right to receive reasonable recompense for his services। यहाँ जो आपके पास मेन लाइन है मेन एमसीक्यूज है वो है any lawsuits which clients should be resorted to only to prevent injustice imposition or fraud। ठीक हो गया। ये आपके पास आएगा अंडर रूल 155 और 156 में आपके पास आएगा नथिंग ऑपरेट्स more certainly to create or foster popular prejudice against advocates as a class and to deprive the profession of that full measure of public esteem and confidence। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं हम लॉ गाइड के हवाले से सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपसे लेक्चर 1 से यही कह रही हूँ कि बाकी का जो आपका एक्ट है, बाकी का आपका ऑर्डर है, बाकी का आपका कोड है या जो बेर एक्ट है उसको आपने लाजमी पढ़ना है। किसी भी चीज को आपने छोड़ना नहीं है क्योंकि प्रैक्टिस में जब आपने जाना है तो ये सारी चीजें आपकी कवर होनी है। यहाँ पर एक दफा फिर से रिपीट कर दूं कि जो हम लोग पहले करते हैं ना कि प्रैक्टिस में जाएंगे तो देखी जाएगी या हम जब केस लेंगे तो देखी जाएगी। तो जब केस आता है ना तो हाथ पांव पड़ जाते हैं क्योंकि जब आपने क्लाइंट को डील करना होता है ना आपको वहीं पे सेक्शंस नहीं पता होंगे, आपको वहीं पे अपने कोड के बारे में नहीं पता होगा, बेरेक के बारे में नहीं पता होगा, सेक्शन के बारे में नहीं पता होगा, इलस्ट्रेशंस के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर आप उससे डील नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट। अच्छा यहाँ पर डीलिंग के हवाले से आऊँ तो डीलिंग और कम्युनिकेशन ये खुद में एक वाइड रेंज है। ठीक है। No fear of judicial disfavor or public unpopularity should restrain him from the full discharge of his duty। ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये आएगी अंडर 156। नेक्स्ट है 157 when an advocate is a witness for his client except as to merely formal matters such as the attestation or custody of an instrument and the like he should leave the trial of the case to other advocates। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके पास एमसीक्यूज बनता है वो है except when essential to the ends of justice an advocate should avoid testifying in court on behalf of his client। 158 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लाइन है इसमें है इन सच मैटर्स नो क्लाइंट हैज ए राइट टू डिमांड दैट हिज एडवोकेट शैल बी अनजेनरस or that he does anything therein repugnant to his own sense of honor and propriety। ठीक हो गया। आपने किसी क्लाइंट की ऐसी बात नहीं माननी जिसमें आप खुद मुसीबत में फंस जाए किसी भी मैटर में। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे क्लाइंट्स से ये होता है कि हम कह देते हैं हम ये करवा देंगे जी, हम वो करवा देंगे जी, हम वकील हैं। आप वकील जरूर हैं, आप बदमाश नहीं है। ठीक है। तो आपने अपना वकील का जो एक डेकोरम है, वकील की जो एक रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, फर्स्ट रूल में ही हमने पढ़ लिया है कि आपने अपनी डिग्निटी को सेफ रखना है, आपने अपनी रिस्पेक्ट को सेफ रखना है, आपने अपने इमेज को क्लियर रखना है। ऑल राइट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास ड्यूटी ऑफ द कोर्ट। यहाँ पर जो मेन पॉइंट आ जाता है हमारे पास तो हिने अदालत वाला। आपने डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी कोर्ट की। जब भी जाना है यूनिफॉर्म में जाना है। आपका यूनिफॉर्म किस तरह का है? वाइट एंड ब्लैक। मेल पर्सन्स के लिए शलवार कमीज भी है वाइट, साथ वेस्ट कोट है ब्लैक। ठीक हो गया। उसके अलावा जो लाइट कलर्स में आपके पास मेल पर्सन्स के होते हैं जैसे काइंड ऑफ क्रीम कलर हो गया,
ग्रे कलर हो गया, ये भी आप पहन सकते हैं। स्पेशली मेल पर्सन जो होते हैं वो जुम्मे वाले दिन इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं कि हाफ डे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन कलर्स के साथ वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, लेकिन कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है। पर जो आपको याद होगा कि एक बार अ, आई थिंक कोई एसी थे जो हाई कोर्ट में चटकीला सा रंग पहन के चले गए थे। तो जज साहब ने उन्हें बड़ा डाँटा था कि ये कोई ड्रेस है जो आप यहाँ पर पहन के आ गए हैं। आई थिंक वो ये शायद डार्क पर्पल कलर था या शायद रेड कलर में था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन अगर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। तो उस पे बहुत इश्यू बना था कि जी एसी को जज साहब ने डाँट तो डेफ़िनिटली जब आप कोर्ट का डेकोरम फ़ॉलो नहीं करेंगे, तो डाँट तो पड़ेगी। इसी तरह एक इंसिडेंट और था कि जब आप हाई कोर्ट में जाते हैं ना, तो आप गाउन पहन के जाते हैं। अब जो बच्चे इस वक़्त रावलपिंडी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस्लामाबाद में कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, तो उनको पता होगा कि जब भी आप हाई कोर्ट जाते हैं, आप गाउन पहन के जाते हैं। जो हमारी तरह है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जैसे गुजरांवाला से लेकर सोहावा तक के लोग हैं। हम लोग गाउन नहीं पहनते, हम लोग ब्लैक कोट में ही जाते हैं। लेकिन जब आपने हाई कोर्ट जाना है, तो आपने गाउन पहनकर जाना है। जब गाउन पहनकर जाएँगे तो फिर आपको जज नहीं डाँटेगा और इसी बात पर आपको पता होगा कि पंजाब बार काउंसिल से भी हमें नोटिस आया था कि आपने बगैर गाउन के हाई कोर्ट में अपीयर नहीं होना और उस पे जजेस और क्लर्क की लड़ाई भी बहुत हुई थी। तो ये देख लें अब आप, जब तक आप फ़ॉलो करेंगे कोर्ट रूल्स, तब तक आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। 160 पे आ जाते हैं, एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज़ अ पर्सन व्होज़ टेस्टिमनी कुड एस्टेब्लिश और टेंड टू establish a material fact to avoid service of process or conceal himself or otherwise to make his testimony unavailable. नेक्स्ट पे चलते हैं। एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू ए जज, जुडिशियल ऑफिसर और jury the testimony of a witness, the argument of the opposing advocate or the contents of a document, nor shall he intentionally misquote to a judge or judicial officer the language of a book. ये चीज़ें आपने देखनी है। यहाँ पर थोड़ी-सी मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस भी दे दूँ। जब भी आप कोर्ट जाते हैं, तो डेफ़िनिटली अगर आप बिल्कुल ही एक्यूरेट टाइम पे चले जाते हैं, जैसे सुबह 9 बजे अदालत अदालत शुरू होती है और सर्दियों में और गर्मियों में आपका 8 बजे का टाइम होता है। तो फिर उसमें ये होता है कि आपने जब कोर्ट में जाना है, तो वहाँ जब जजेस एंटर होते हैं, अपनी चेयर पे, सीट पे बैठते हैं, तो आप उनके लिए खड़े होते हैं। ठीक, mark attention and unusual hospitality on the part of an advocate to a judge or judicial officer not called for by the personal relations of the parties subject both the judge and the advocate to misconstruction of motive and should be avoided. Next है हमारे पास an advocate should not communicate or argue privately with the judge as to the merits of a pending 163 पे आ जाते हैं। The primary duty of an advocate engaged in public prosecution is not to convict but to see that justice is done. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 164 publications in newspaper by an advocate as to pending or anticipated litigation may interfere with a fair trial in the courts and otherwise prejudice the due administration of justice. 165 पे है, it is the duty of advocates to endeavor to prevent political considerations from outweighing judicial fitness in the appointment and selection of judges. अभी भी आई थिंक कुछ वो कलाम इसलिए चल रही है सिलेक्शन ऑफ जजेस, तो उसका भी कुछ टाइम में नोटिस आ ही जाएगा। They should protest earnestly and actively against the appointment or selection of persons who are unsuitable for the bench. ये आपने रिसेंट न्यूज़ेज़ में देख ही लिया होगा और सबसे ज़्यादा जो जस्टिस आयशा मलिक के लिए कम्युनिटी खड़ी हो गई थी कि जी हमने फीमेल चीफ जस्टिस नहीं आने देनी। तो वो आप यूट्यूब पे भी चेक कर लीजिएगा
और वैसे भी आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा। ठीक है। It is the duty of advocates to appear in court when a matter is called and if it is so possible to make satisfactory alternative arrangements. ये जस्ट आपने गो थ्रू करने हैं एमसीक्यूज के लिए। 167 है आपके पास, एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग। यहाँ पे आपके पास दो एमसीक्यूज हैं जिसमें लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग, इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। और इसी से नीचे थर्ड लाइन में है कोड बाय जज और जुडिशियल ऑफिसर, ये दो अलग अलग है। अच्छा जी, आपको बेसिकली पता होगा या अगर नहीं पता तो मैं ही बता देती हूँ। जो आपका वकील का जो आपका होता है उसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है। ये भी समटाइम आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है कि जी वकील के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, तो उसको कहते हैं ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। कंडक्ट with regard to the public generally, 168 में आपके पास है an advocate shall not accept employment to prosecute or defend a case out of spite or for the purpose of harassing anyone or delaying any matter, nor shall be take or prosecute an appeal. अच्छा जी, ये रूल्स अब आपके पास आएंगे जनरल पब्लिक के लिए। 169 पे है an advocate should always treat adverse witnesses and parties with fairness and due consideration. इसी की नेक्स्ट लाइन लिखें, द क्लाइंट कैन नॉट बी मेड द कीपर ऑफ द एडवोकेट्स कंसाइंस इन प्रोफेशनल मैटर्स। और इसी से ही थर्ड लाइन आपके पास आ जाएगी, इम्प्रॉपर स्पीच इज नॉट एक्सक्यूजेबल ऑन द ग्राउंड दैट इट इज व्हाट द क्लाइंट वुड से स्पीकिंग इन हिज ओन बिहाफ। ये वो कोड्स हैं जो प्रैक्टिस में फॉलो नहीं किए जाते। ठीक है। अक्सर ही जब टीचर पढ़ाते हैं, हमें भी पढ़ाते हैं, तो हमें कहते थे बेटा ये सिर्फ आपने पढ़ने के लिए करना है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने जूनियर्स को हमेशा यही कहती हूँ कि ठीक है आप वकील हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काले कोट का गलत फायदा उठाएं। ऑलराइट, आगे चलते हैं। 170 पे आ जाएगा, एन एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन टू कंडक्ट ए सिविल कॉज और टू मेक ए डिफेंस। इसी से आगे है हमारे पास 171, हम जा रहे हैं 175 तक, और हमारे पास है नो एडवोकेट इज obliged टू एक्ट ईदर एज एडवाइजर और एडवोकेट फॉर एवरी पर्सन हु मे विश टू बिकम हिज क्लाइंट। नेक्स्ट है हमारे पास 172, नो क्लाइंट कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल however powerful, nor any cause, civil or political, however important, is entitled to receive, nor should any advocate render any service or advice involving disloyalty to the law whose ministers, advocates are, or disrespect the judicial office. One 173 है, an advocate shall not communicate with nor appear before a public officer, board, community, or body in his professional capacity without first disclosing that he is an advocate representing interests that may be affected by the action of such officer, board, committee, or body. An advocate should not accept employment as an advocate in any matter upon the merits of which he has previously acted in a judicial capacity. अच्छा जी, ये पॉइंट्स जो अब हम रूल्स पढ़ने जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये आपके प्रैक्टिस में, इवन आपकी पब्लिसिटी में के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिसिटी के लिए तो ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं कि जी आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें आप एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन आप देखें आजकल हर एक की एडवर्टाइजमेंट चल रही है। इसके अलावा अब तो वेबसाइट्स भी बहुत आ गई हैं जिनके फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं। 174A, no advocate will use his previous designation or post such as retired justice, ex judge, general as retired general, ex attorney general, ex advocate general, or use any ex designation
Post or calling in any manner whatsoever as prefix or suffix, either on letterheads, nameplates, signboards, visiting cards, or in any form during the period of his practice as an advocate at any. ठीक, अब यहाँ पर आप देख लें एक्स जज, रिटायर्ड जनरल, एक्स अटॉर्नी जनरल, एक्स एडवोकेट जनरल, ये चीजें आप नहीं यूज कर सकते। लेकिन फिर भी आप देखें गाड़ियों पे लिखा हुआ होता है एडवोकेट, एक्स अटॉर्नी एंड व्हाटसोएवर। 174 बी, ये भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज में हर बार रिपीट होता है और आप जितने भी पास पेपर्स देखेंगे उसमें सब में ये रिपीटेड है। नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस और एनीवेयर एल्स हिज नेम on the name plate or board of the size of more than 1.5 by 2.1, 1.5 by 2, ठीक हो गया। 1.5 से 2 इंचेस या 1.5 से 2 फुट, इसको देख लीजिएगा, इससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। An advocate shall not join or carry on any other profession, business, service, or vocation, or shall not be an active partner or a salaried official or servant. इसकी हम क्या ही बात करें, माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान में वो लोग आजकल एकेडमीज खोल के बैठे हुए हैं जो माशाल्लाह CSPs हैं, जिनके ऑलरेडी कोड में लिखा हुआ है कि आप ये काम नहीं कर सकते। इसके अलावा हम क्या देखें कि हमारे आप प्राइम मिनिस्टर्स को ही देख लें, हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन जब हमारे लीडर्स ही फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आप जूनियर से क्या उम्मीद करते हैं। ठीक हो गया, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस बॉडी और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। अब तो हर तरह का सेकंड ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, जिससे आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हैं, सैलरीड पर्सन भी हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आप काम भी कर रहे हैं। ये था हमारा कैनन्स एथिक्स related to professional conducts, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आई तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ लें। कोई ऐसी बात जो रह गई हो जो आपको नहीं समझ आई हो, ये मैं आस्क। इसी से आगे हम चलेंगे। ये मैंने थोड़े से एमसीक्यूज अपने ही जो मैं स्टूडेंट्स को देती हूँ अपनी क्लासेस में, उसी में से ये 2-3 आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, जिसमें भी हमने पढ़ा है as per rule 174B of the Pakistan Legal Practitioners and Bar Council's rules 1976. No advocate shall display outside his office or anywhere else his name on the nameplate or board of the size of more than 1.5 to 2, ठीक है। ये आ जाएगा इसका ऑप्शन, और ये आपसे इस तरह से ही एज इट इज पूछे जाएंगे। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी ब्लैंक कहाँ पर आ रही है। अभी भी ये लास्ट में हमने पढ़ा है, कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस, सर्विस और वोकेशन और शैल नॉट बी एन एक्टिव पार्टनर, ऑलराइट, तो ये आ जाएगा। इसी से आगे हम चलते हैं, देखेंगे अपना इंटरनेशनल लॉ, जिसमें हमारे पास है यूएनओ का चार्टर। यूएनओ के चार्टर में भी एक सेकंड में आपको दिखा दूं आपका सिलेबस क्या है इससे रिलेटेड। ये देखें जी, आपके पास है 5 मार्क्स के एमसीक्यूज है, जिसमें आपके पास इंटरनेशनल लॉ में सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन का चार्टर आएगा और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का कोड आएगा, ठीक है। ये चीजें आपने देखनी है, लेकिन क्योंकि ये दोनों मिला के 5 नंबर के बनते हैं तो इसलिए हमने इसका सिर्फ हल्का फुल्का सा ओवरव्यू लेना है कि इसमें है क्या। बाकी अगर आपने डिटेल पढ़ना है, अपनी समझ के लिए पढ़ना है, या अगर किसी ने आगे एलएलएम कंटिन्यू करना है, जिन्होंने लंदन जाना है फॉर एलएलबी, और जिन्होंने अगर आगे जुडिशरी में जाना है, एडीपीपी में जाना है, या किसी और पोस्ट के लिए, लीगल पोस्ट के लिए, जैसे एडीएफआई हो गया, एडी नैब हो गया, अगर इसमें आप लोगों ने जाना है तो फिर आपको ये प्रॉपर तरीके से पढ़ने पड़ेंगे और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाईकोर्ट की वेबसाइट पे भी मौजूद होंगे, अदरवाइज आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राफ्ट कब हुआ था? चार्टर ऑफ यूएनओ ड्राफ्टेड 14 अगस्त 1941, साइन 26 जून 1945, लोकेशन इसकी सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, इफेक्टिव 24 अक्टूबर 1945।
ठीक है, ये 4 चीजें आपने पहले याद रखनी है, बाकी सब आपके पास ऑप्शनल है। ये इम्पोर्टेंट, मैंडेटरी और कंपल्सरी है, बाकी सब आपके पास इम्पोर्टेंट है, सॉरी ऑप्शनल है। ठीक हो गया। इसमें कंडीशंस रेटिफिकेशन बाय चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द अदर साइनेटरी स्टेट। पार्टीज 193। डिपॉजिटरी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं हमारे पास अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। आगे चलते हैं। हमारे पास जो मेन लाइन है वो है हमारे पास चार्टर कंसिस्ट ऑफ ए प्रीएम्बल एंड 111 आर्टिकल्स ग्रुप्ड इनटू 19 चैप्टर्स। इसके बाद है हमारे पास चैप्टर्स, पर्पसेस एंड प्रिंसिपल्स। इसकी ऑलमोस्ट आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। वीडियो में आपको जब वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा तो ये आपको मिल जाएगा, और अगर आपने इसको पढ़ना हो तो आप इसको रोक के भी, स्टॉप करके भी या स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलेंगे, 5 मार्क्स में हम देखेंगे और क्या आता है हमारे पास, हम क्या ऐड कर सकते हैं 5 मार्क्स में। तो ये है स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें भी वही है, साइन कब हुआ था, 26 जून 1945। लोकेशन क्या है, सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स। सिग्नेटरीज है हमारे पास 50 स्टेट्स। इफेक्टिव 24 अक्टूबर 1945। पार्टीज 193 स्टेट्स हैं। लैंग्वेजेस चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश एंड स्पेनिश। और इसके आपके पास चैप्टर है 5। ऑल राइट, यहाँ तक अगर आपका क्वेश्चन है तो पूछ लें। वैसे मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा, क्योंकि जितना मैं कम्प्रिहेंसिव आपको दे रही हूँ लेक्चर, आई डोंट थिंक आप क्वेश्चन होंगे। क्लियरली हम लोग सिर्फ सिलेबस के साथ जा रहे हैं, हम लोग कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं कर रहे। बाद में मुझे किसी ने कहा ना कि आउट ऑफ सिलेबस था, तो फिर देखिएगा सबको डांट लगाऊं। आगे चलते हैं जूरिस्प्रूडेंस पे, जिसमें हमारे पास है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस एंड इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या कह रहा है। अच्छा जी, हमारे पास है जूरिस्प्रूडेंस जो 10 मार्क्स का, 5 मार्क्स एमसीक्यूज होंगे आपके इस्लामिक के, 5 होंगे आपके इंग्लिश के। तो आपके पास जो एलएलबी में आपने पढ़ी है इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस, उसकी जो आपके पास बुक मौजूद होगी उसको देख लीजिएगा। और जो आपके पास होगा इस्लामिक मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। एक सेकंड। हाँ जी, आपके पास दो बुक होंगी, एक इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस की और एक होगी आपके पास मुस्लिम पर्सनल लॉ की। तो ये दोनों ही आपके लिए इफेक्टिव हैं, और इनके कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, वैसे इन्होंने यहाँ पर जो मेंशन की हुई है वो है प्रोफेसर इमरान एहसन खान नियाजी की, जो मोस्टली सीएसएस के स्टूडेंट्स यूज करते हैं। ठीक हो गया। इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। सॉरी, वन लाइनर नोट्स। वक्र वकालत अकेडमी है हमारी जी, और मैं जो क्लासेस देती हूँ उसी के ही नोट्स हैं। और अच्छा, इस्लामिक में हमारे पास सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस्लामिक जो हमारा बेसिक है उससे से रिलेटेड आते हैं। कुछ रेवलेशन से होते हैं, कुछ आपके 4 और 5 जो आपके अरकान है उनमें से आते हैं। फिर हम देख लेते हैं जी होली कुरान से रिलेटेड, फिर एब्रोगेशन से रिलेटेड, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कुरान एंड सुन्ना को, फिर इज्मा क्यास एंड। जब हम डिटेल में पढ़ते हैं, जो 1 मंथ की हमारी क्लासेस होती हैं उसमें फिर हम डिटेल में ये चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि हमने 8 डेज का ये सेशन रखा हुआ है तो इसमें हम लिमिटेड चीज़ें ही पढ़ते हैं। Revelation of the Holy Quran. The Quran was revealed to the Holy Prophet, peace be upon him, with the first revelation occurring when he was 40 years old. The initial surah revealed to him was Surah Al-Alaq. Here is the verse from the Holy Quran. Read in the name of your Lord who created man from a clot. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स का भी क्वेश्चन पूछा जाता है होली कुरान के 50 डिस्टिंक्ट नेम ने। ठीक है, उसमें 55, सॉरी 55 डिस्टिंक्ट नेम्स हैं, ये आपने देख लेने हैं। अल किताब, अल फुरकान, अल नूर, इस तरह के आपको मिल जाते हैं।
Definition of abrogation. The legal definition of abrogation is the repeal of a legal rule. Legal rule through evidence established later. एक सेकंड प्लीज होल्ड करिएगा, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ. हाँ जी. What do we call the term for Islamic jurisprudence which encompasses the science of Islamic legal principle? ये थोड़े से क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके पास टफ होते हैं, जिनको आप देखते हैं और ये आपको डील करते हैं एहसन खान नियाजी की बुक से. ठीक है, अगर आप उनकी बुक लेकर पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा. अगर आप ऑनलाइन सोर्सेज से डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ तो वो भी आपको मिल जाएंगी. What do we call the term for Islamic jurisprudence which encompasses science of Islamic legal principles, fiqh, which source of Islamic law pertains to the actions and sayings of the Prophet Muhammad, peace be upon him, Sunnah? What is the term used for reasoning by analogy in Islamic jurisprudence? इसमें आ जाएगा qiyas. Which Islamic legal school is recognized for its focus on the Quran and Hadith and is adhered to by Sunni Muslims in Saudi Arabia, that is humbly. What is the term used to describe the agreement among Islamic scholars regarding a specific legal matter? Ijma. Which Islamic legal school is recognized for its adoptability and interpretation grounded in the public interest? क्या जगह हनफी. इसी तरह के आगे आपके पास एमसीक्यूज आते जाएंगे और आप इनको डिटेल में देखते जाएंगे. और 5 नंबर के हैं इंग्लिश के और 5 नंबर के हैं इस्लामिक के. इसमें कोई ऐसी खास बिग डील नहीं है. ये आपको इसमें से भी आ सकते हैं और आपसे जनरली भी पूछे जा सकते हैं. नमाज, कुरान और सूरतों के बारे में कि सूरतें कितनी हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं. ठीक है, ये आपने देख लेना है. आगे चलते हैं हम अपने इंग्लिश स्टूडेंट्स पे. इसके भी मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे शेयर किए हैं. बाकी आपको मटेरियल आपकी बुक में से ही मिलेगा. ये जो इन्होंने बुक्स मेंशन की हुई हैं आपके पास हैं, इन्हीं को ही आपने देखना है और इन्हीं से ही आपने याद करना है. ऑलराइट, किसी और सोर्स पे नहीं जाना. और अगर आप किसी और सोर्स से याद कर रहे हैं लाइक व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से, इंस्टा पे अगर कोई आपको क्लासेस मिल रही है, यूट्यूब पे अगर आपको कोई क्लासेस मिल रही है तो उसको आपने क्रॉस चेक लाजमी करना है. कोई भी एमसीक्यूज का आंसर ऐसे ही मुंह उठा के याद मत कर लिया करें, उसको क्रॉस चेक कर लिया करें. Jurisprudence is the study of positive law according to John Austin. ऑस्टिन और सालमंड, ये दो ही तो हमारे पास लोग हैं जिन्होंने हमें ये jurisprudence दिया है. ठीक है. According to John Austin, the subject matter of jurisprudence is positive law. Legal realism is the theory of law according to which law is the practice. The fair and equitable distribution of rights and obligations is known as justice. Equitable. Probation is a component of the administration of criminal justice. A firm is an incorporated association. ठीक है, इसी से आगे हम चलते हैं. Kinds of subordinate legislation are 5. How many theories of punishment are discussed? 6. ये सारी theories आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और आपकी बुक में भी हैं. Jurisprudence has how many divisions? 3. The title of ownership are vested honor. The term prudence means knowledge and wisdom. यहाँ पर knowledge and wisdom इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता है both A and B और none of the above. ठीक है, तो आपने ये इसको याद रखना है कि इसमें ये दोनों आएंगे, knowledge and wisdom. Salman classifies material sources into how many kinds? The historical sources and legal sources. जी, यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर एंड अब हम इसको वाइंड अप करते हैं. और आज हमने कवर किया है जी एथिक्स, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरनेशनल लॉ. ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्लास है 12 तारीख की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हम कवर करेंगे. लेकिन इसमें हम 26 कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट आई है ना उसको हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस से रिलेटेड नहीं है. जो चीज़ हमारे सिलेबस में है
हम उसी से ही रिलेटेड लॉ की स्टडी करें, ठीक है? जब आपका सिलेबस कभी चेंज हुआ और अगर उसमें 26 अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चनिंग की गई, तो फिर हम डेफिनिटली उसको भी नेक्स्ट कभी क्लासेस में या सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। ये आपको उसमें रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगा और दूसरा ये कि आपके पास मौजूद होगा पीडीएफ में। अगर आपको चाहिए होगा तो आप एडमिन से कह दीजिएगा, मैं शेयर कर दूँगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।